सो वेरी गुड मॉर्निंग। आज अपन इस लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं जो आपकी बायोटेक्नोलॉजी चल रही थी उसका आज अपना लेक्चर नंबर कौन सा रहने वाला है, सेकंड नंबर का लेक्चर रहने वाला है। आप सबको पता है अपन ने साइंस बैच स्टार्ट कर रखा है जिसमें से बायोलॉजी अपन ने सबसे पहले की थी। बायोलॉजी के अंदर जूलॉजी एंड बॉटनी आ जाती है। जूलॉजी को कवर कर चुके हैं, जो आपकी बॉटनी है इस बॉटनी के भी अब लास्ट एंड फाइनल 2 चैप्टर और बचे हैं, उसके बाद में बॉटनी भी आपकी क्या हो जाएगी, कवर हो जाएगी। तो आज वाला जो लेक्चर है इसके अंदर जो आपके बायोटेक्नोलॉजी के अंदर जो आपके ट्रांसजेनिक जो आपके जो प्लांट होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। इसके साथ साथ के अंदर जो आपका क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, क्लोनिंग होती है, उसके बारे में बात कर लेंगे। तो चलिए लेक्चर को अपन क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो जो बायोटेक्नोलॉजी है इसके अंदर अपन सबसे पहले जो आपके क्लोनिंग वेक्टर हैं इनके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से आपके क्लोनिंग वेक्टर्स होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप जैसे ही सब्सक्राइब वाले बटन पे टैप करेंगे तो आपको 2 चैनल दिखाई देंगे। ये तो अपना मेन चैनल है, इसके अलावा एक चैनल और है, दादीज ग्रुप ऑफ एजुकेशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम। उस चैनल पर आने वाले टाइम में और भी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो क्लासेस रहेगी वो देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ में जो अब आपकी लैब असिस्टेंट है कि जो आप तैयारी कर रहे हैं, इसकी जो मैराथन क्लास रहेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास रहेगी, वो आपको उस चैनल पे देखने को मिलेगी। तो जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं। आज अपना जो पहला टॉपिक है वो कौन सा है, क्लोनिंग वेक्टर आखिरकार क्या होता है। यदि क्लोनिंग वेक्टर की बात करें तो आपके सामने 2 डेफिनेशन लिखी हुई है, बस समझने के अकॉर्डिंग है, याद रखना न रखना कोई दिक्कत नहीं, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आएगी। देखिए क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है। क्लोनिंग वेक्टर क्या होता है कि डीएनए का मतलब वेक्टर होता है वो डीएनए का वो मॉलिक्यूल होता है जो क्या करता है, हमारे जो फोरिजन जीन होते हैं या ना फोरिजन डीएनए होते हैं या अपन बोले जो डिजायर्ड जो आपके जीन होते हैं उनको होस्ट सेल यहां पे सबसे ज्यादा जो होस्ट सेल यूज की जाती है वो कौन सी की जाती है, आपकी इकोलाई की जाती है। तो मतलब एक तरह से मान लीजिए कि जो आपके क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, ये क्लोनिंग वेक्टर वो होते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको बताने की कोशिश करता हूं कि आपने मान लीजिए कोई पार्सल मंगाया, वो पार्सल है जिसे वो व्हीकल के अंदर आएगा, उसे व्हीकल के अंदर जो पार्सल आप तक पहुंचेगा तो वो जो व्हीकल रहेगी वो व्हीकल ही आपकी क्या कहलाएगी, क्लोनिंग वेक्टर कहलाएगी। आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्लोनिंग वेक्टर है ये आखिरकार आपका क्या होता है। मतलब वो जो क्लोनिंग वेक्टर के अंदर मतलब जो आपकी व्हीकल थी उस व्हीकल के अंदर जो आपका पार्सल रखा हुआ है वो आपका क्या हो गया, पूरी तरीके से जो व्हीकल होगी अब वो व्हीकल आपकी क्लोनिंग वेक्टर होगी और वहां से अपने पास में क्या आ जाएगा, अपना पार्सल आ जाएगा। इस तरह से बस ये आपको समझाने के अकॉर्डिंग था। अब जो आपके क्लोनिंग वेक्टर होते हैं उनकी अपन टाइप्स की बात करते हैं कि कौन कौन से क्लोनिंग वेक्टर होते हैं, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन प्लाज्मिड की। जो आपका प्लाज्मिड होता है ये प्लाज्मिड कहां देखने को मिलेगा, जो आपके बैक्टीरियाज होते हैं उन बैक्टीरियाओं के अंदर आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जो आपका सर्कुलर डीएनए होता है वो आपका क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाता है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो आपका वेक्टर होता है वो कौन सा होता है, प्लाज्मिड होता है। इसके बाद में आ जाता है बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाज होता है ये वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को क्या करते हैं, आपके इन्फेक्टेड करते हैं, बोले तो संक्रमित करते हैं। और इनकी जो जीन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो प्लाज्मिड से क्या होती है, आपकी ज्यादा होती है। इसके बाद में आ जाता है आपका कोस्मिड। जो आपका कोस्मिड होता है, कोस्मिड का उपयोग, कोस्मिड जो आपका जो क्लोनिंग वेक्टर है इसका यूज तब किया जाएगा जब जो आपका डीएनए का जो फ्रेगमेंट होता है यानी जो अणु होता है उसकी साइज क्या हो, बड़ी साइज होते हैं, या बोले तो जीनोमिक मैपिंग के अंदर जो क्लोनिंग की प्रोसेस होती है उसके अंदर आपका जो कोस्मिड है उस कोस्मिड का क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। इनके अंदर से सबसे कॉमन तरह का होता है, मतलब सबसे ज्यादा अपन किसका यूज करते हैं, जो आपका प्लाज्मिड क्लोनिंग वेक्टर होता है इसका सबसे ज्यादा अपन क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये चीज एग्जाम में आ सकती है। अब देखिए यहां पर आपके सामने मैंने मतलब मान लीजिए आपको ये वाली चीजें, ये चार्ट, ये स्लाइड आपको याद नहीं होती है तो आप ओनली फॉर जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उस दिन आप रिवीजन करेंगे, तो रिवीजन के टाइम बस आप इस स्लाइड को देख सकते हैं, आपके सारे के सारे डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। जैसे अपन बात कर लेते हैं क्लोनिंग वेक्टर के अंदर, प्लाज्मिड का क्लोनिंग हो गया तो उसके अंदर जो डीएनए रहेगा उसको प्लाज्मिड डीएनए बोल देंगे। ठीक ऐसे ही कोस्मिड का है तो कोस्मिड डीएनए हो गया, बैक्टीरियोफाज का है तो बैक्टीरियोफाज डीएनए हो गया। इनकी जो होस्ट सेल होती है वो कौन सी होती है पूछा जाता है, तो आपका प्लाज्मिड, कोस्मिड एंड बैक्टीरियोफाज होती है।
इनकी जो होस्ट सेल रहेगी वो होस्ट सेल आपकी कौन सी रहेगी, बैक्टीरिया रहेगा। कौन सा रहेगा, बैक्टीरिया रहेगा। जब अपन टीआई प्लाज्मिड की बात करेंगे तो टीआई प्लाज्मिड जो आपका क्लोनिंग वेक्टर होगा उसके अंदर जो अपन होस्ट सेल लेते हैं वो होस्ट सेल कौन सी होती है, आपकी प्लांट सेल होती है। ठीक ऐसे ही जो आपका रिट्रोवायरस होता है, रिट्रोवायरस के लिए जो होस्ट सेल होती है वो आपकी कौन सी होती है, एनिमल सेल होती है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ यहां पर आपको अपनी जो प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन है दातिश ग्रुप ऑफ एजुकेशन, ये एप्लीकेशन आपको दिखाई दे रही होगी। डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, या तो वहां से डाउनलोड कर लीजिए या डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाके नाम लगाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर दीजिए। जो भी चीज यहां पर पढ़ते हैं, जो भी नोट्स वगैरह हो गए, ये सबके सब आपको उस चैनल पे देखो, मतलब जो अपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज है वो भी आपको यहां पर लैब असिस्टेंट से रिलेटेड देखने को मिल जाएगी। तो चलिए आप उसको विजिट कर लीजिएगा। अब अपन एक बात ये कर लेते हैं कि मान लीजिए जो आपका अच्छा जो क्लोनिंग वेक्टर होता है उस क्लोनिंग वेक्टर के कुछ आइडियल फीचर होते हैं, कि कुछ महत्वपूर्ण फीचर होते हैं कि वो चीजें तो उस क्लोनिंग वेक्टर के अंदर होनी ही चाहिए, तभी वो कंप्लीट रूप से क्या कहलाता है, क्लोनिंग वेक्टर कहलाता है। ओवरऑल बात करें तो क्लोनिंग वेक्टर होता है, उसके अंदर तीन चीजें हैं, ये तीन चीजें तो प्रेजेंट होनी ही होनी चाहिए, तभी उसको अपन एज ए क्लोनिंग वेक्टर के रूप में काम में ले सकते हैं। कौन सी होती है? पहली चीज तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, ORI जो आपकी साइट होती है, बोले तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए। अब सपोज कीजिए ORI साइट है ही नहीं तो उसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस होगी नहीं, रेप्लिकेशन की प्रोसेस ही नहीं होगी तो सीधी सी बात है कि जो चीज जिस चीज के लिए अपन ने क्लोन लिया था उसका एक्चुअल के अंदर जो क्लोनिंग वेक्टर लिया था उसका यूज ही नहीं कर पाएंगे। तो ORI साइट होती है, ये क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि जो ORI साइट होती है ये वो सीक्वेंस होती है जहां से रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस होती है वो क्या करती है, स्टार्ट होती है, इसीलिए तो इसका नाम क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, बोले तो ORI साइट हो जाती है। इसके बाद में सिलेक्टेबल क्या होना चाहिए, मार्कर उनके अंदर प्रेजेंट होने चाहिए, बोले तो ये उन सेल्स को पहचानने के अंदर मदद करते हैं जिनमें क्या होता है, वेक्टर पहुंच जाता है, और उनको खत्म कर देते हैं जिनमें क्या होता है, ये जो वेक्टर होता है ये पहुंच नहीं पाता है। इसलिए क्या होता है, सिलेक्टेबल मार्कर होना प्रेजेंट होता है उस वेक्टर के अंदर। जो भी अपन क्लोनिंग वेक्टर रहेंगे उनके अंदर ये तीनों की तीनों चीज प्रेजेंट होनी चाहिए। कौन सी, बस एग्जाम में इतना पूछा जाएगा। तो पहली तो ORI साइट, दूसरा सिलेक्टेबल मार्कर, तीसरी क्या होती है, क्लोनिंग साइट होती है। बस यहां मैंने इनको एक्सप्लेन कर रखा है, बस आपको ये तीनों की तीनों नाम है, ये नाम आपको पता होना चाहिए, इनका थोड़ा सा मतलब पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। तो ORI साइट का मतलब क्या हो गया, जहां से ओरिजिन जो आपका रेप्लिकेशन होगा वो कहां होगा, वहां से स्टार्ट होगा। जबकि आपका सिलेक्टेबल मार्कर कौन सा हो गया, सिलेक्टेबल मार्कर वो होता है कि मान लीजिए कि कोई भी आपका वेक्टर है, वो वेक्टर पहुंच गया तो वहां मार्क लग जाएगा कि भाई ये वेक्टर पहुंच गया, बाकी जो भी चीजें रहेगी उनको क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। इसलिए सिलेक्टेबल मार्कर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसके बाद में आ जाती है क्लोनिंग साइट। अब सीधी सी बात है, यदि क्लोनिंग साइट ही प्रेजेंट नहीं है तो अपना क्लोनिंग वेक्टर ही किस काम का। तो वेक्टर के अंदर जो आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, यानी जो RE होता है, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए एक साइट होती है, ताकि वहां पर अपन क्या जोड़ सके, जीन को जोड़ सके, और उसके लिए कौन सी होती है, आपकी क्लोनिंग साइट। जिस टाइम पे अपन ने पढ़ा था कि जो अपन ने इस जस्ट पहला इससे जस्ट पीछे की साइड में लेक्चर पढ़ा था, तो वहां अपन ने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में पढ़ा था। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करते हैं, जो आपका DNA का मतलब फ्रेगमेंट होता है, बोल लीजिए मान लीजिए इतना बड़ा सारा आपका DNA, इतना बड़ा सारा क्या है आपका DNA। अब इस DNA को सीधी सी बात है कटिंग करनी है, तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। इसके लिए कौन होता है, आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है, इसके लिए क्या होता है, रिकॉग्नाइज साइट प्रेजेंट होनी चाहिए उस वेक्टर के ऊपर, तभी क्या होता है, वो वेक्टर अपना काम कर पाएगा। बोले तो जहां हम क्या कर सकते हैं, फिर अपना जो जीन जहां कट लगा दिया, फिर इसके अंदर मान लीजिए यहां जीन कोई डिजायर्ड जीन है, इस जीन को अपन ने क्या कर यहां से इसको हटाया और यहां पर इसको तो बाहर निकाल दिया और इसको यहां पर जोड़ दिया। इस तरह से क्या होता है, अपन जो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस है या जो भी चीज अपन को चाहिए वो सारी की सारी अपन काम में ले सकते हैं। ये आपके कुछ फीचर होते हैं क्लोनिंग वेक्टर के, जो भी आप वेक्टर ले रहे हैं उसके अंदर ये तीन चीजें तो होनी ही होनी चाहिए।
चलिए फिर अब आगे पढ़ लेते हैं कि जो आपका प्लाज्मिड डीएनए होता है, यानी जो प्लाज्मिड वेक्टर का जो प्लाज्मिड डीएनए होता है वो क्या होता है, एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल क्या होता है, डीएनए होता है। जैसे कि ये क्या होता है, आपका प्लाज्मिड होता है, ये इस प्लाज्मिड का क्या हो गया, खुद का तो डीएनए हो ही गया, इसके साथ साथ इसमें एक एक्स्ट्रा क्या होता है, डीएनए इसके अंदर जरूर प्रेजेंट होता है, जिसको क्या बोला जाता है, आपका एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोला जाता है। ये मुख्य गुणसूत्र डीएनए से क्या होता है, अलग पाया जाता है। ये तो इसका मेन डीएनए हो गया, इसके अलावा एक डीएनए और पाया जाता है जो आपका क्या कहलाता है, प्लाज्मिड डीएनए कहलाता है। फिर आ जाता है कोस्मिड डीएनए। जो आपका कोस्मिड डीएनए होता है, ये जो आपका अल्फा आपका बैक्टीरियल डीएनए होता है एंड जो प्लाज्मिड डीएनए होता है, उनका जो मिक्सचर होता है वो क्या कहलाता है, आपका कोस्मिड डीएनए कहलाता है। फिर अपन अगला आ जाता है टीआई प्लाज्मिड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा। जो टीआई प्लाज्मिड होता है, ये टीआई प्लाज्मिड क्या करता है, तो देखिए एक क्या मतलब जो आपके डाइकोट प्लांट्स होते हैं, उन डाइकोट से प्लांट के अंदर क्या होता है, एक क्राउन गोल नामक डिजीज होती है। ये डिजीज उत्पन्न हो जाती है। ये डिजीज किसके द्वारा होती है, तो एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है एग्रोबैक्टीरियम आपका ट्यूमेरोफिलिसेंस। ये क्या होता है, आपके इस बैक्टीरिया का नाम होता है। ये जो बैक्टीरिया होता है डाइकोट प्लांट के अंदर कौन सी डिजीज उत्पन्न करता है, आपकी क्राउन गोल डिजीज क्या करता है, उत्पन्न करता है। तो अपन इससे क्या कर देता है, ये जो डाइकोट प्लांट होते हैं इनको क्या कर देता है, ये नष्ट कर देता है। अब इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा कि भाई कुछ ना कुछ तो ऐसा रास्ता निकालना पड़ेगा कि अपन इस बैक्टीरिया को ही क्या कर दे, खत्म कर दे। इसके लिए क्या किया गया, ये जो टीआई जो प्लाज्मिड था, ये टीआई प्लाज्मिड क्या गया, इसी खुद का ही ये जो बैक्टीरिया था, क्योंकि सीधी सी बात से बैक्टीरिया के अंदर भी जो डीएनए रहेगा, उसके डीएनए में कोई ना कोई तो ऐसा जीन रहेगा ना जो इस डिजीज के लिए क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो अपन ने क्या किया, वो जो आपका मतलब जो भी आपका जीन था, उस जीन या बोले तो जो आपका डीएनए था, जो इस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल था, इस डिजीज के लिए, कौन सी डिजीज, क्राउन आपकी गोल डिजीज के लिए। तो उसके लिए अपन ने सबसे पहले क्या करेंगे कि उसका जो डीएनए था, उस डीएनए को इस बैक्टीरिया के अंदर से उस डीएनए को निकाल देंगे, और उस डीएनए को निकाल के उस डीएनए के खिलाफ जो भी एंटीबायोटिक रहेगी, जो भी चीज रहेगी, वो उस जीन के अंदर डाल के वापस उसके अंदर अपन जो आपके बीज रहेंगे, इस जो भी आपके डाइकोट प्लांट के बीज रहेंगे, उनके अंदर अपन क्या डाल देंगे, ये इस चीज को क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। जैसे ही अपन इस चीज को ट्रांसफर करेंगे तो अब वो प्लांट ग्रोथ करेगा। अब वो प्लांट ग्रोथ करेगा और मान लीजिए ये जो आपका एग्रोबैक्टीरियम जो आपका बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया मान लीजिए उस प्लांट के पास में आएगा, तो उस प्लांट के पास से पहले से इसके प्रति क्या है, एंटीबायोटिक है। तो ये क्या कर देगा, उसे जीव को रहेगा, यानी जो बैक्टीरिया रहेगा उस बैक्टीरिया को क्या कर देगा, आपका यहां पर मार देगा। तो यहां पर क्या होगा, टीआई प्लाज्मिड का जो संक्रमण भाग होता है वो सीधी सी बात है, इसका टी डीएनए होता है। जो ये बैक्टीरिया रहेगा ना, एग्रोबैक्टीरियम, इसका खुद का जो डीएनए होता है उसको टी डीएनए बोलेंगे, वो क्या होता है, इसका संक्रमित पार्ट होता है। अब जो आपका टी डीएनए होता है, इस टी डीएनए की जगह अपन क्या कर देंगे, टारगेट जो जीन रहेगा, इस टारगेट जीन को क्लोनिंग वेक्टर के रूप में क्या करेंगे, अपन यहां पर इसका यूज करेंगे, और जो मैंने आपको प्रोसेस बताई उसके तरह ये जो पूरी प्रोसेस रहेगी डाइकोट प्लांट के अंदर, फिर उससे क्या होगा, जब भी ये दोबारा बैक्टीरिया आएगा तो ये क्या करेगा, उस प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये आपका क्या होता है, टीआई प्लाज्मिड का अपन यूज किस तरह से करते हैं। फिर अगला आ जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है पीबीआर 322। जो आपकी पीबीआर 322 होती है, इसको प्लाज्मिड बोलिवर रोड्रिग्यूज नाम से भी जाना जाता है, प्लाज्मिड बोलिवर रोड्रिग्यूज। अब ये जो प्लाज्मिड, क्योंकि जो आपका पीबीआर है, ये आपका क्या, पी से क्या आ गया, प्लाज्मिड आ गया, बी से क्या आ गया, बोलिवर आ गया, आर से क्या आ जाता है, आपका रोड्रिग्यूज आ जाता है। जबकि 322 क्या है, जो उनकी लेबोरेटरी थी उसका नंबर था, तो उससे ही मतलब जहां पर ये एक्सपेरिमेंट हुआ उनकी लेब थी, उस लेब का नाम आ गया 322। खैर ये चीज एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी। अपन बात करें तो ये जो पीबीआर 322 है, इसको मतलब बताने का जो श्रेय है, वो श्रेय किसको जाता है, बोलिवर एंड रोड्रिग्यूज वैज्ञानिक को जाता है। इसके अलावा एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि मानो कि देखिए अभी तक अपन ने ये जो चीजें पढ़ी है ना,
अभी तक अपन ने ये जो प्लाज्मिड डीएनए पढ़ा है, कोस्मिड पढ़ा है, टी प्लाज्मिड पढ़ा है, ये क्या थे? आपके नेचुरल तरीके से पाए जाने वाले क्लोनिंग वेक्टर होते हैं। लेकिन ये जो आपका पीबीआर 322 होता है, ये पहला ऐसा क्लोनिंग वेक्टर है जिसको मानव ने निर्मित किया है। तो यही सबसे वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ऐसा क्लोनिंग वेक्टर बताइए जिसको मानव ने सबसे पहले बनाया था, निर्मित किया था, वो आपका कौन सा होता है? पीबीआर 322 होता है। ये जो पीबीआर 322 होता है, इसकी कुछ विशेषताएं होती हैं। विशेषताएं क्या होती है? एक तो इसके अंदर एएमपीआर जो आपका जीन होता है, बोले तो एम्पिसिलिन प्रतिरोधक जो जीन होता है या जो साइट होती है एएमपीआर साइट, ये साइट उसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, इस होती है। इसके साथ साथ में टीईटीआर होती है, बोले तो टेट्रासाइक्लिक जो प्रतिरोधक आपका जीन होता है, साइट होती है, वो उसमें प्रेजेंट होती है। इसके साथ साथ में जो ओआरआई साइट होती है, ये ओआरआई साइट भी उसमें प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि ओआरआई साइट क्या करेगी? जो आपका रेप्लिकेशन होगा, उस रेप्लिकेशन को स्टार्ट करने का काम ओआरआई साइट करेगी। इसके साथ साथ में जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम वाली साइट है, वो साइट भी प्रेजेंट होनी चाहिए, क्योंकि रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करेगा? डीएनए को क्या करेगा? कट करेगा, फ्रेगमेंट को तोड़ेगा। इसके साथ साथ में जो रोप साइट होती है, रोप बोले तो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड, बोले तो जो प्रतिकृति होती है, रेप्लिकेशन होती है, उसके लिए आवश्यक जो आपके प्रोटीन होते हैं, उन प्रोटीन को उपलब्ध कौन कराता है? जो आपकी रोप होता है, बोले तो रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड होता है, ये क्या कराता है? उस मतलब जो भी आपकी प्रतिकृति के लिए, रेप्लिकेशन के लिए जो भी प्रोटीन रहेगी, उन प्रोटीन को उपलब्ध करवाने का काम कौन करेगा? जो आपकी रोप साइट रहेगी। ये कुछ क्या होती है? इसकी प्लाज्मिड 322 की, सॉरी, पीबीआर 322 की क्या होती है? आपकी विशेषताएं होती है। अब जो भी चीज मैंने अभी तक आपको पढ़ाई है, वो सारी की सारी चीज जिस टाइम पे आप एग्जाम में जाओगे, उससे पहले आप देखना चाहो तो ये वाली आप स्लाइड देख लीजिएगा। इस स्लाइड के अंदर सारी की सारी जो चीजें मैंने अभी आपको बताई थी, वो सारी की सारी चीजें मिल जाती हैं। तो जल्दी से इस स्लाइड को देख लीजिए। चलिए फिर अब आगे अपन बात कर लेते हैं जो आपकी जीन ट्रांसफर मेथड होती है उसके बारे में, कि जीन को स्थानांतरित करने की जो तकनीक होती है, मेथड होती है, वो कौन सी होती है। ये मेथड आपके दो तरीके से हो सकती है, एक तो इनडायरेक्ट, एक कौन सी होती है? डायरेक्ट तरीके से। इनडायरेक्ट की बात करें तो अभी तक इनडायरेक्ट में जो भी अपन ने क्लोनिंग वेक्टर पढ़े हैं, उन क्लोनिंग वेक्टर की मदद से जो भी आपकी होस्ट सेल रहेगी, उसे होस्ट सेल के द्वारा क्या कर सकते हैं? अपन जीन को एक से दूसरी सेल के अंदर क्या कर सकते हैं? ट्रांसफर कर सकते हैं। यह तकनीक तो कौन सी आ जाती है? इनडायरेक्ट। जो भी अपन प्लाज्मिड, कोस्मिड, बैक्टीरियोफाज, टीआई प्लाज्मिड, इन सबको पढ़ के आ रहे हैं, ये सारे के सारे क्या आ जाते हैं? आपकी इनडायरेक्ट मेथड के अंदर आ जाते हैं। अब जो मेन मेथड है वो कौन सी है? डायरेक्ट मेथड। जो डायरेक्ट मेथड होती है, ये आपके लगभग 4 तरीके से होती है। कौन कौन सी? एक तो जीन गन मेथड आ जाती है, एक माइक्रो इंजेक्शन आ जाती है, एक इलेक्ट्रोपोरेशन आ जाती है, एक आपकी कौन सी आ जाती है? लिपोसोम आ जाती है। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आप देखिएगा। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं जो आपकी जीन गन मेथड होती है। इनके नाम में ही इनके आंसर छिपे हुए हैं। देखिए, जीन गन मेथड मतलब जो आपने गन देखी होगी, पिस्टल देखी होगी, ये गन लगभग अपन बात करें तो कुछ इस तरह से क्या होती है भाई? आपकी गन होती है, राइट? कुछ इस तरह से ही आपकी गन होती है। यहां पे जो आपकी है, आपकी क्या है भाई? गन। अब सीधी सी बात है, क्या है? जीन गन मेथड। अब मान लीजिए कि ये जो गन थी, इस गन के अंदर बुलेट की जगह पर ने क्या रख लिया? जीन रख लिया, राइट? और ये क्या है भाई? आपकी होस्ट सेल है, या कोई भी होस्ट सेल मान लीजिए। अब अपन को क्या करना है? जो आपके पास में जीन है, उस जीन को इस होस्ट सेल में डालना है। तो अपन सीधी सी बात क्या करेंगे? ये होस्ट सेल है, ये पिस्टल है, और डायरेक्ट क्या कर देंगे? गोली चला देंगे। डायरेक्ट क्या चला देंगे? गोली चला देंगे, जिससे ये जीन होगा, ये जीन डायरेक्ट किसमें चला जाएगा? आपके होस्ट सेल में चला जाएगा। यही मेथड आपकी क्या कहलाती है? जीन गन मेथड कहलाती है। मतलब जीन को क्या किया जाता है? गन की सहायता से क्या होता है? आपके परपोसी जो यानी जो होस्ट सेल होती है, उसके अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अब मेन चीज क्या आ जाती है? अब सीधी सी बात ऐसे तो है नहीं कि अपन बुलेट छोड़ रहे हैं, अपन किसको छोड़ रहे हैं? जीन को। अब सीधी सी बात है, यदि अपन बंदूक चलाते हैं तो भी आगे की जो उसका बैरल पार्ट होता है, देखिए रिवॉल्वर है, इसका ये जो आगे वाला, ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? बैरल पार्ट बोला जाता है बंदूक के। ये जो बैरल पार्ट होता है, ये क्या हो जाता है? गर्म हो सकता है। गर्म हो सकता है तो जो अपन ने जीन भेजा है,
उस जीन के अंदर हीट के कारण कोई ना कोई चीज क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, और अपन ने जिस मेथड से या जिसके लिए अपन ने जीन को इसके अंदर ट्रांसफर किया, मान लीजिए वो चीज ही सफल नहीं हो पाएगी तो क्या होगा। इसके लिए क्या किया जाता है, जो आपका ये बैरल रहता है, इस बैरल को क्या होता है, टंगस्टन एंड गोल्ड का बना होता है। ये जो बैरल रहेगा ये या तो टंगस्टन का बना होगा या किसका बना होगा, आपका गोल्ड का बना होगा। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जीन गन मेथड के अंदर जो गन का बैरल वाला पार्ट होता है ये किसका बना होता है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो वो या तो टंगस्टन का बना हो सकता है या किसका बना हो सकता है, आपके गोल्ड का बना हो सकता है। और ये जो जीन गन मेथड होता है इसका यूज कब किया जाएगा, प्लांट कोशिकाओं के लिए ही इसका यूज किया जाता है, एनिमल सेल्स के लिए इसका यूज नहीं किया जाता है। चलिए अगला आ जाता है माइक्रो इंजेक्शन। नाम से पता चल रहा है माइक्रो इंजेक्शन मतलब ये आपकी होस्ट सेल है, ये मान लीजिए आपका क्या है, ये आपकी क्या है, मान लीजिए इंजेक्शन है। अब इंजेक्शन है तो सीधी सी बात है ये क्या है, निडल है, इस और ये इंजेक्शन है, इसके अंदर अपन जीन रखेंगे। जैसे इंजेक्शन देते हैं ना, जो इंजेक्शन में जो दवाई डाली जाती है उस दवाई की जगह क्या रख देंगे, अपन जीन को रख देंगे और डायरेक्ट क्या करेंगे, इसे नोक से इसके अंदर डाल देंगे और फिर पीछे से प्रेस करेंगे तो ये जो डिजायर्ड जो भी आपका जीन था ये होस्ट सेल के अंदर आ जाएगा। यही जो प्रोसेस होती है इसी को क्या बोला जाता है, माइक्रो इंजेक्शन बोला जाता है। वही चीज होगी कि जीन को निडल से सीधे क्या कर देंगे, जो आपकी कोशिका रहेगी, होस्ट सेल रहेगी, उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है। ये वाली जो टेक्निक है ये यूज की जाती है जो आपकी एनिमल सेल है, उन एनिमल सेल में इसका यूज किया जाता है। अगला आ जाता है इलेक्ट्रोपोरेशन। इलेक्ट्रोपोरेशन की बात करें तो नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रो, इलेक्ट्रो का मतलब यहां पर इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ ना कुछ चीज रहेगी। तो इलेक्ट्रिसिटी से रहेगी मतलब इसके अंदर क्या करेंगे, ये मान लीजिए कोई भी आपका एक बीकर अपन ने ले लिया, इस बीकर के अंदर कुछ अपन ने विद्युत अपघटक रसायन डाल दिया, फॉर एग्जाम्पल NaCl अपन ने डाल दिया, जो क्या होता है, विद्युत अपघट्य पदार्थ होता है। और कौन कौन से होते हैं आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं यदि आपने केमिस्ट्री में पढ़े हो तो। अब इसके अंदर अपन ने क्या रख दिया, ये आपकी जो सेल है इस सेल को या जो भी आपकी होस्ट सेल थी उस होस्ट सेल को रख दिया। अब मान लीजिए इसके अंदर ये अपन ने क्या है, जो अभी आपका डिजायर्ड जीन है, ये आपका क्या है, डिजायर्ड जीन है। अब इसके अंदर अपन ने क्या रख दिया, डिजायर्ड जीन रख दिया। अब क्या होगा, जैसे ही अपन इलेक्ट्रिसिटी इसको देंगे तो इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो ये जो होस्ट सेल रहेगी इस होस्ट सेल में क्या हो जाएंगे, छोटे छोटे जो छेद रहेंगे वो छेद हो जाएंगे और इन्हीं छेद में से ये जीन क्या हो जाएगा, इसके अंदर चला जाएगा। ये वाली जो प्रोसेस है ये भी अपन किसमें यूज करते हैं, जो प्लांट सेल होती है उस प्लांट सेल में इसको यूज किया जाता है। अगली है वो आ जाती है आपकी लिपोसोम। लिपोसोम नाम से पता चल रहा है, लिपो, लिपो किससे रिलेटेड हो गया, आपका लिपिड से रिलेटेड हो गया। लिपोसोम की बात करें तो लिपोसोम में पहली चीज तो आपको ये याद रखनी है कि लिपोसोम में मान लीजिए ये आपकी क्या है भाई, सेल है, सीधी सी बात है, कोई भी होस्ट सेल है। अब कोई भी सेल है तो अपन ने जिस टाइम पे सेल बायोलॉजी पढ़ी थी उसमें एक आपने मॉडल पढ़ा था, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है ये मॉडल दो वैज्ञानिकों ने दिया था। उन दोनों वैज्ञानिकों के आप नाम मेरे को बताओगे कि उनके नाम क्या थे, यदि आपने सेल बायोलॉजी वाली क्लास ली होगी तो। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी आ जाता है कि जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये मॉडल कौन से वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है और फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है ये आखिरकार क्या बोलता है। तो फ्लूइड मोज़ेक जो मॉडल है उसके अंदर अपन ने पढ़ा था कि भाई इसके अंदर क्या होता है, आपका लिपिड वाला पार्ट होता है जो क्या होता है, हाइड्रोफोबिक होता है। हाइड्रोफोबिक मतलब इसको पानी से क्या लगता है, डर लगता है। अब सीधी सी बात है, जब ये हाइड्रोफोबिक है एंड ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है, सेमी परमेबल होती है, बोले तो हर किसी चीज को अंदर नहीं जाने देगी। तो ये भाई सीधी सी बात है, इस जीन को तो अंदर बिल्कुल भी नहीं जाने देगी। अब इस जीन को अंदर नहीं जाने देगी तो अपन को क्या करना पड़ेगा, जीन मान लीजिए, डीएनए मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। अब अपन को इस जीन को क्या करना होगा, इस डीएनए को इसके अंदर भेजना है तो इस डीएनए के ऊपर या इस जीन के ऊपर भी एक कवरिंग की जाती है। वो भी किसकी की जाती है, फोस्फोलिपिड की जाती है। बोले तो किसकी, लिपिड की कवरिंग कर दी जाएगी। अब सीधी सी बात है, समान समान को खींचेगा।
तो क्या होता है, ये क्या करेगा, ये लेयर इस लिपिड में से होती हुई आपके डिसाइड जीन के अंदर पहुंच जाएगी। यही जो प्रोसेस होती है, यानी इस डीएनए या इस जीन के ऊपर अपन ने क्या कर दिया, लिपिड की एक लेयर बना दी। इसी को क्या बोलते हैं, लिपोसोम बोला जाता है। इसी को क्या बोलते हैं, लिपोसोम। इसी पूरी की पूरी टेक्निक को इसमें क्या किया जाता है, देखिए नॉर्मली जो चीज मैंने अभी बताई वही है कि नॉर्मली जो कोशिका का डीएनए होता है, नॉर्मली कोशिका होती है वो डीएनए का अवशोषण नहीं कर पाती है। क्यों? क्योंकि जो झिल्ली होती है कोशिका की वो नेचर में कैसी होती है, लिपिड होती है, और जो डीएनए होता है वो डीएनए कैसा होता है, हाइड्रोफिलिक होता है, बोले तो जल प्रिय होता है, हाइड्रोफिलिक होता है। ये कौन सी है, हाइड्रोफोबिक होती है। कौन सी, जो आपकी लिपिड होती है, बोले तो ये जो प्लाज्मा आपकी झिल्ली होती है। अब इसके लिए क्या किया जाता है, यहां पर क्या किया जाएगा, जो आपका डीएनए रहेगा या जो डिजाइड आपका जीन है, इसके चारों तरफ क्या कर देंगे, अपन लिपिड की एक लेयर बना देंगे, जिससे कोशिका क्या करेगी, डीएनए को क्या कर लेगी, जो जीन था या जो डीएनए था इसको क्या कर लेगी, अवशोषित कर लेती है। और यही आपका क्या किया जाता है, जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस में अवशोषण हेतु एक रसायन का यूज किया जाता है, एक विलयन का यूज किया जाता है। वो कौन सा होता है, चिल्ड इथेनॉल का यहां पर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। और ये जो मेथड होती है यही क्या कहलाती है, आपकी लिपोसोम कहलाती है। आई थिंक ये आपको समझ में आ गई होगी कि कौन कौन से आपकी डायरेक्ट मेथड्स थी। चलिए फिर अब आगे अपन बात कर लेते हैं जीएमओ। जीएमओ बोले तो आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड जो आपके ऑर्गन होते हैं, वो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं। देखिए नाम से पता चल रहा है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। इसके अंदर सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म की। ट्रांसजेनिक जो आपके ऑर्गेनिज्म है, उससे पहले पहले अपन को ट्रांसजीन क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। तो जो आपके ट्रांसजीन होते हैं वो ट्रांसजीन क्या होते हैं, किसी भी बाह्य जो जीन होते हैं, कोई भी फॉरिजन जीन होगा उस जीन को क्या बोला जाता है, ट्रांसजीन बोला जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछ लिया जाए ट्रांसजीन क्या होता है, तो कोई भी आपका फॉरिजन जीन होता है उस फॉरिजन जीन को क्या बोला जाता है, बाह्य जीन, जो बाह्य जीन होता है, फॉरिजन जीन होता है, उसको क्या बोला जाता है, ट्रांसजीन बोला जाता है। ये तो अपन ने ट्रांसजीन की बात कर ली। अब बात कर लेते हैं ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं। तो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म किसको कहा जाएगा, जिस जीव के अंदर ट्रांसजीन यानी कोई भी आपका ऑर्गेनिज्म रहेगा, कोई भी जीव रहेगा, उस जीव के अंदर ये जो ट्रांसजीन है, ट्रांसजीन बोले तो किसी भी फॉरिजन जीन को उसके अंदर डाल दिया जाता है। अब वो ऑर्गेनिज्म है, वो ऑर्गेनिज्म अब क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। आई थिंक आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। दोनों को मैंने अलग अलग तरीके से बताया, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। एग्जाम में पूछ लिया जाए ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं। अब ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म से पहले आपको ट्रांसजेनिक यानी ट्रांसजीन क्या होते हैं ये पता होना चाहिए। तो ट्रांसजीन क्या होते हैं, देखिए ट्रांसजीन मतलब कोई भी आपका जीन है, उस जीन में बाहर से कोई और दूसरा जीन आ जाए। अब जो बाह्य जो जीन आया है वो क्या कहलाता है, आपका ट्रांसजीन कहलाता है। अब मान लीजिए कि कोई भी जीव था, उस जीन के अंदर अपन ने क्या करा दिया, ट्रांसजीन डाल दिया। ट्रांसजीन बोले तो कोई भी बाह्य जीन अपन ने उसमें डाल दिया। अब जो ऑर्गेनिज्म कहलाया है वो क्या कहलाएगा, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म कहलाता है। अब याद रखना एक चीज और, आप याद रखना कि जो आपका जीएमओ होता है बोले तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हो गए, एंड जो ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म हो गए, ये दोनों क्या होते हैं, एक समान ही होते हैं। ऐसे नहीं कि आप इनको अलग अलग समझोगे, दोनों एक ही आपकी चीज होती है। अब ये जो ट्रांसजेनिक प्लांट होते हैं, ये ट्रांसजेनिक प्लांट अपन ने खुद ने बनाए हैं। तो ये ट्रांसजेनिक प्लांट कौन कौन से होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। कुछ ट्रांसजेनिक प्लांट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, उनको अपन सबसे पहले बात करेंगे। पहला कौन सा आ जाता है, टोबैको आ जाता है, बोले तो आपका तंबाकू आ जाता है, गोल्डन राइस आ जाते हैं, ब्रेसिका नेपस आ जाता है, बीटी कोइन आ जाता है, फ्लेवर सेवर आपके टोमेटो आ जाते हैं, एंड पीड़ प्रतिरोधक तंबाकू आ जाता है, पेस्ट रेजिडेंट आपका क्या आ जाता है, टोबैको आ जाता है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इनको चलिए वन बाय वन देखने की कोशिश करते हैं। इससे पहले जो प्ले स्टोर वाली एप्लीकेशन है इसको आप सब एक बार डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। आपके एग्जाम आने वाले हैं, आपको पूरे के पूरे नोट्स मिल जाएंगे। इसके साथ साथ में जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगी। तो एग्जाम आने वाले हैं, जल्दी से तैयारी के अंदर लग जाइए। लगभग 10 से 12 दिन अब आपके एग्जाम के बचे हुए आज के डेट से।
चलिए अब सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं तंबाकू बारे में। अब पहली चीज तो आपको यह याद रखनी, एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भाई पहला ट्रांसजेनिक प्लांट या जो जीएम प्लांट था, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो प्लांट था सबसे पहला, वो कौन सा था? तो हमेशा याद रखना वो कौन सा था? आपका तंबाकू था। अब ये तंबाकू एक्चुअल में कैसे था? देखिए सीधी सी बात है कि तंबाकू की खेती की जाती थी। अब तंबाकू की खेती, मान लीजिए आप नॉर्मल भी आप फसल उगाते हैं तो उसके आस पास में क्या हो जाती है? घास उग जाती है। वो घास क्या कर लेती है? आपकी जो फसल रहेगी उस फसल से क्या कर लेती है? जो वाटर होता है, मतलब सीधी सी बात है कि एक आपने फसल उगाई है, साथ में घास लग गई, तो जिस फसल को जितना पानी चाहिए था उसका थोड़ा बहुत पानी वो घास भी ले लेगी। इसके कारण क्या हो सकती है? फसल थोड़ी सी इतनी ज्यादा उपजाऊ, मतलब इतनी ज्यादा क्वांटिटी में नहीं हो पाएगी, तो उसका इलाज किया जाए। अब चलिए ये तो अपन ने गेहूं बाजरे की बात कर ली, अब सबसे इंपॉर्टेंट तो टोबैको है ना, तंबाकू है। अब इसके लिए क्या किया गया? जब तंबाकू को सबसे पहले उगाया गया तो उसके पास में भी आसपास में क्या होगी? खरपतवार होगी, और वो तंबाकू को इतना ज्यादा ग्रोथ नहीं करने देती थी। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये चीज देखा कि भाई एक्चुअल के अंदर क्या हो रही है। तो एक्चुअल के अंदर क्या हो रहा था कि जो आसपास की घास थी वो घास ग्रो हो रही थी। अब उसको जैसे अपने नॉर्मल अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? निनाण करना पड़ता है। तो यहां पर भाई बार बार में निनाण कौन करेगा? इसके लिए क्या किया गया कि जो आपके तंबाकू के जो बीज थे, उन बीज के अंदर पहले से एक ऐसा जीन डाल दिया गया जो क्या कर दे? खरपतवार को क्या कर दे? नष्ट कर दे। बोले तो उगने ही ना दे खरपतवार को, ओनली खुद ही ग्रोथ कर पाए। खरपतवार उगे ही ना तो सीधी सी बात है उनकी जो ग्रोथ रहेगी, पैदावार रहेगी टोबैको की, वो क्या रहेगी? बहुत अच्छी रहेगी। तो बस वही चीज इसके अंदर की गई कि यहां पर क्या किया गया, जो तंबाकू की ये जो आपकी ट्रांसजेनिक प्लांट की जो किस्म है, ये किस्म क्या करती है? जो खरपतवार प्रतिरोधक जो तंबाकू होती है उसकी क्या होती है? ये आपकी किस्म है। अब आपसे एग्जाम में ये पूछ लिया जाए जो आपकी तंबाकू होती है, ये तंबाकू कौन से पौधे की किस्म है? तो याद रखना खरपतवार प्रतिरोधक तंबाकू की क्या है? ये आपकी किस्म है। इसमें क्या किया जाता है? जो खरपतवार आपका नाशक जीन होता है, बोले तो आपका ग्लाइकोफोसेट होता है, जीन होता है, उस जीन को क्या करवा दिया गया? इसे जो इसके जो बीज थे तंबाकू के, इन बीज में डाल दिया गया ताकि ये जब ग्रोथ करे तो इनके साथ में खरपतवार क्या हो? ग्रोथ ना हो सके। ये तो हो गया आपका तंबाकू के बारे में। फिर आ जाता है गोल्डन राइस। अब गोल्डन राइस की बात करें, नाम से पता चल रहा है स्वर्णिम आपके चावल। अब देखिए आपको पता है कि जो आपका गाजर होती है, गाजर होती है, गाजर के अंदर क्या होता है? आपका रेटिनॉल होता है। गाजर क्यों खाते हैं? रेटिनॉल होता है। अब इससे अपन को क्या मिलता है? विटामिन ए मिलता है। विटामिन ए क्या करता है? आंखों की रोशनी के लिए होता है। कि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो रतौंधी हो सकती है, सीधी सी बात है। अब सीधी सी बात है कि जो आपके अपने यहाँ तो चावल वावल हो जाते हैं, लेकिन मान लीजिए बहुत ज्यादा ठंड का इलाका हो गया, वहां पर चावल इतने ज्यादा, जहां बर्फ ही बर्फ रहती है वहां चावल नहीं हो पाएंगे। अब उनको क्या करना पड़ेगा? उन कंट्री को क्या करना पड़ेगा? बाहर से चावल को क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब आज अपन बोलते हैं कि भाई हम तो चावल नहीं देंगे, चावल देंगे तो 100 रुपए किलो के हिसाब से नहीं, 200 रुपए किलो के हिसाब से देंगे, तो उसके लिए तो उनको नुकसान हो गया ना। और गाजर इतनी खाद मंगवा भी नहीं सकते क्योंकि सब्जियां भी नहीं होगी, तो ऐसे नहीं कि गाजर खा खा के कर ले। तो अब उसके लिए उन्होंने क्या निकाला? एक बीच का रास्ता निकाला। बीच का रास्ता ये निकाला कि भाई गाजर तो इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी, लेकिन चावल तो अपन उगा सकते हैं ना, चावल की तो ग्रोथ कर सकते हैं। तो अपन ऐसा काम करते हैं कि जो गाजर के अंदर मेन चीज क्या होती है, तो जब गाजर का जो डीएनए निकाला उसमें देखा कि भाई ये जो जीन है, ये वाला जीन क्या कर रहा है? रेटिनॉल बना रहा है, और रेटिनॉल ही आंखों के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन को गाजर थोड़ी ना खानी, अपन एक काम करते हैं कि इसका जो जीन है रेटिनॉल वाला, वो जीन निकाल के क्या कर देते हैं? चावल के अंदर डाल देते हैं। तो चावल से भी अपन को क्या मिल जाएगा? विटामिन ए मिल जाएगा। तो ठीक वही इन्होंने क्या किया कि जो आपका मतलब जो गाजर थी, गाजर में से रेटिनॉल के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल था, उस जीन को चावल में डाल दिया। उस चावल को क्या नाम दे दिया? गोल्डन राइस नाम दे दिया। गोल्डन राइस के अंदर क्या होता है? विटामिन युक्त ये चावल होता है। और इसमें क्या होता है? सामान्य चावल के बीजों में क्या मिला दिया जाता है? बीटा कैरोटीनॉइड का जैव बायोसिंथेसिस करके उसके अंदर दो आपके क्या कर दिए जाते हैं? जीन प्रविष्ट करवा दिए जाते हैं, जो जिनसे क्या बन जाता है? आपका गोल्डन क्या बन जाता है? राइस बन जाता है। इस तरीके से आपके गोल्डन राइस का क्या हुआ है? ओरिजिन हुआ है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी।
अगला आ जाता है ब्रेसिका नेपस। ब्रेसिका नेपस की बात करें तो जो आपका ब्रेसिका नेपस होता है, इसके अंदर अपन ने क्या किया, जो आपका हीरोडीन की जो जीन होती है, उस हीरोडीन की जीन को क्या करा दिया, आपको इसके अंदर पहुंचा दिया। अब एक्चुअल के अंदर क्या होता है, अब देखिए ब्रेसिका नेपस का भी खोज कैसे की गई, ये भी एक मतलब अच्छा किस्सा है, इसको सुनिए। देखिए एक्चुअल के अंदर आपने देखा होगा, मच्छर वच्छर को आपने देखा होगा, मच्छर वच्छर जिस टाइम पे आपको काटते हैं, या जो आपके सिर में जुएं वगैरह होती है उनको आपने देखा होगा, वो जब आपको जोंक काटती है तो वो कंटिन्यू ब्लड को सक करते रहती है, कंटिन्यू क्या करती है, ब्लड को सक करते रहती है, लेकिन उनके अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाती है। तो चीज देखिएगी कि भाई एक्चुअल के अंदर क्या ऐसी चीज हो रही है कि भाई उनके अंदर ब्लड की क्लोटिंग नहीं हो पाई, डायरेक्ट ब्लड को सक कर पा रहे। तो उनके अंदर देखा तो उनके अंदर हीरोडीन नामक क्या मिला, एक रसायन मिला। अब ये देखा गया कि भाई ये हीरोडीन बन कहां से रहा है, तो उसके लिए सीधी सी बात है कि कोई भी यदि आपके शरीर में कोई ना कोई चीज बन रही है तो उसके लिए कोई ना कोई आपका एक जीन रहेगा, वो जीन क्या रहेगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। तो वहां पर वही किया गया कि भाई सीधी सी बात है कि जो आपका हीरोडीन होता है, ये हीरोडीन क्या होता है, आपका रक्त प्रतिरोधक होता है, बोले तो एंटीकोगुलेट आपका होता है। अब यही किया गया कि हीरोडीन वाला जो जीन था, उस जीन को निकाला गया और उसको क्या कर दिया गया, जो आपकी राई होती है, यानी ब्रेसिका नेपस बोले तो आपकी राई होती है, उस राई के अंदर क्या कर दिया गया, उसको वो जो डिजायर्ड जीन था उसको डाल दिया गया, ताकि जो ब्लड क्लोटिंग की मात्रा है, या अपन बोले तो जो हीरोडीन है, वो हीरोडीन की मात्रा अपने शरीर में पहुंच जाए और ब्लड क्लोटिंग की जो प्रोसेस होती है वो आपकी ना हो पाए, मतलब रक्त का थक्का इजीली बन पाए। तो इसका उपयोग क्या किया जाता है कि रक्त संबंधित जो उपचार होते हैं, रोगी होते हैं, हीमोफीलिया वाले जो डिजीज वाले जो रोग होते हैं, उनके अंदर क्या किया जाता है, इसका यूज किया जाता है। तो ये भी आपका क्या है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला बात कर लेते हैं आपके बीटी कॉटन की। ये जो बीटी कॉटन है, यहां पर ये जो आप बीटी देख रहे हैं, ये बीटी क्या था, एक तरह का आपका बैक्टीरिया होता है जिसका नाम क्या है, बेसिलस थुरिंजियसिस। जो आपका बेसिलस थुरिंजियसिस होता है, अब देखिए जनरली आप सबको पता है कि ये क्या होता है, जो आपका बीटी होता है, यानी जो आपका बेसिलस थुरिंजियसिस होता है, ये मिट्टी के अंदर पाया जाने वाला क्या होता है, एक बैक्टीरिया होता है। क्या होता है, एक तरह का बैक्टीरिया होता है। ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक विशेष प्रकार का जो आपका प्रोटीन क्रिस्टल होता है, उस प्रोटीन क्रिस्टल का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और जिसके अंदर आपके क्या होते हैं, कीटनाशक आपके प्रोटीन उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये तो अपन ने बीटी कॉटन का थोड़ा सा, यानी जो आपका बीटी है बोले तो बेसिलस थुरिंजियसिस होता है, इसका थोड़ा सा अपन ने देख लिया। एक्चुअल के अंदर जो बीटी कॉटन होता है, ये बीटी कॉटन एक्चुअल के अंदर वर्क कैसे करेगा, काम कैसे करेगा, उसकी अपन बात करते हैं। देखिए नॉर्मली बीटी कॉटन बनाने की रिक्वायरमेंट जरूरत क्यों पड़ी, एक्चुअल के अंदर क्या था, जो किसान होते हैं ये कपास की खेती करते हैं, कॉटन क्या आपका कपास है, ये जिस टाइम पे कपास की खेती करते थे तो वहां पर कुछ उस कपास के अंदर क्या लग जाते थे, आपके कीड़े लग जाते थे। उन कीड़ों को सीधी सी बात है, वो कीड़े क्या करते थे, कपास को खा जाते थे, पेड़ को खा जाते थे, और अच्छे से कपास की खेती नहीं हो पाती थी। उसके लिए जो अपने वैज्ञानिक थे, उन्होंने उन कीड़ों को नष्ट करने के लिए एक स्पेशल प्रकार का, या बोले तो एक ट्रांसजेनिक प्लांट का निर्माण किया। उसी प्लांट को क्या बोलते हैं, बीटी कॉटन बोलते हैं। अब ये जो बीटी कॉटन है एक्चुअल में काम कैसे करेगा, इसकी अपन बात करते हैं। देखिए यदि बीटी कॉटन की बात करें तो सबसे पहले आपको क्राइस जीन के बारे में देखना पड़ेगा। देखिए बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है, एक जीन प्रेजेंट होता है, वो जीन क्या करता है, एक टॉक्सिक पदार्थ का क्या करता है, फॉर्मेशन करता है, और जो जीन टॉक्सिक पदार्थ का फॉर्मेशन करता है इनमें, उस जीन को क्या बोला जाता है, बैक्टीरिया के अंदर क्राई जीन बोला जाता है। ये जो क्राइजीन होता है, ये क्राइजीन क्या करेगा, पौधा हो गया आपका, यानी जो आपका कपास का पौधा हो गया, एंड जो आपका बैक्टीरिया है कौन सा, बेसिलस थुरिंजियसिस, इन दोनों के अंदर क्या होता है, ये टॉक्सिक मतलब ये प्रेजेंट होगा। वैज्ञानिकों ने इसे टॉक्सिक पदार्थ को दोनों के अंदर डाल दिया, इसके अंदर तो पहले से ही पता है। अब इनके अंदर इसको डाल दिया, और डालने के बाद में ये कंप्लीट रूप से क्या रहेंगे, निष्क्रिय रहेंगे, बोले तो इनएक्टिव रूप से रहेंगे। बोले तो ना तो इससे पौधे को नुकसान पहुंचेगा, और ना ही इससे क्या रहेगा, आपका जो बैक्टीरिया था, इस बैक्टीरिया को कोई नुकसान पहुंचेगा। अब ये एक्टिवेट कब होगा, अब जैसे ही आपने इसको बीज को डाल दिया, प्लांट ग्रोथ हुआ, ग्रोथ होने के बाद में थोड़ा बहुत बड़ा हुआ, अब मान लीजिए वो कीड़ा आया। अब वो कीड़ा जैसे ही आएगा, जैसे ही उसने कोई भी पत्ते मतलब पत्ता में ले लीजिए, कोई भी प्लांट का उसने
उसने हिस्सा खा लिया। अब जैसे ही वो हिस्सा खा लेगा तो ये जो आपका बैक्टीरिया था, बेसिलस थुरिंजेंसिस बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया डायरेक्ट क्या करेगा, उसकी गट के अंदर चला जाएगा। बोले तो जो भी आपका कीट आया था, यानी जो भी आपका कीड़ा आया था, उस कीड़े ने इसको खाया, उसके कहां चला गया, आंत के अंदर चला गया। कौन? आपका बीटी, जो बैक्टीरिया था। ये बीटी जैसे ही उसके अंदर जाएगा तो उसके अंदर जो पेट रहेगा, उस पेट के अंदर सीधी सी बात है एल्केलाइन पीएच रहेगी। बोले तो पीएच कैसी रहेगी, पेट के अंदर हल्की मतलब क्षारीय रहेगी। अब जैसे ही क्षार के कांटेक्ट के अंदर ये जो आपके क्राइजीन के अंदर जो टॉक्सिक बन रहा था, ये टॉक्सिक जैसे ही उसके अंदर कांटेक्ट में आएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। वैसे ही क्या हो जाता है, ये टॉक्सिक पदार्थ एक्टिवेट हो जाता है। और एक्टिवेट जैसे ही होगा तो ये जो आपका कीड़ा था, इस कीड़े की जो आंतें रहेगी, इस आंतों के अंदर क्या कर देगा, छोटे छोटे क्या कर देगा, छेद कर देगा। और छेद होने से कीड़ा आपका क्या हो जाएगा, मर जाएगा। और मर गया तो सीधी सी बात है अपनी पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पाएगा, और पॉपुलेशन को बढ़ा नहीं पाएगा तो धीरे धीरे सारे कीड़े क्या हो जाएंगे, खाते खाते नष्ट हो जाएंगे और फिर खेती आराम से हो जाएगी। इस तरह से वैज्ञानिकों ने बीच का रास्ता निकाला और जो चीज बनाई उसका नाम क्या था, बीटी कॉटन। अब आई थिंक आपको बीटी कॉटन के बारे में सारी के सारी चीजें पता चल गई होगी कि बीटी कॉटन किस तरीके से काम करता है। इसको आप खुद पढ़ोगे तो आपको इजीली और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पॉइंट के अंदर क्या क्या चीजें कंप्लीट हो रही है। चलिए, अब जो आपका बीटी कॉटन के अंदर जिस बैक्टीरिया का अपन ने नाम लिया था, यानी जो भी कीड़ा था, उस कीड़े का अपन ने नाम लिया था, तो यहां पर कौन सा रहेगा, पिंक बॉल वर्म जो आपका कीड़ा होता है, उसी के लिए जो बीटी कॉटन है, इस बीटी कॉटन को बनाया गया था। तो क्वेश्चन यहीं से आएगा कि भाई जो बीटी कॉटन है, इस बीटी कॉटन का जो यूज है वो कौन से कीड़े को मारने के लिए या कौन से कीड़े के प्रति प्रतिरोधकता के लिए बनाया गया था। तो पिंक बॉलवर्म जो आपका कीड़ा होता है, उसके लिए बीटी कॉटन को बनाया गया था। अगला आ जाता है फ्लेवर सेवर टमाटर। जो आपका फ्लेवर सेवर टमाटर होता है, यह क्या होता है, देरी से पकने वाली एक टमाटर की किस्म होती है। तो एग्जाम में पूछ लिया जाए कि देरी से पकने वाली टमाटर की किस्म कौन सी है, तो वो है फ्लेवर सेवर टमाटर। अब देखिए वैज्ञानिकों को उसको बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब आपने देखा होगा कि जो आपके टमाटर वगैरह हो गए या कोई भी आप फल मान लीजिए, वो फल जैसे फॉर एग्जांपल केरी को ले लीजिए, केरी से ही क्या बनता है, आपका आम बनता है। अब जो आपकी केरी है, उस केरी से आम बनने में लगभग 10 से 15 दिन का या 20 दिन का, 1 महीने का टाइम लग जाता है कि केरी से आम बनने के अंदर, नॉर्मल अपन प्रोसेस की, बिना किसी दवाई दिए, बिना किसी इंजेक्शन दिए चीज की अपन बात कर रहे हैं। अब ठीक ऐसे ही जो आपका टमाटर होता है, ये टमाटर फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि काफी दूर से आपका टमाटर आ रहा है। अब वो टमाटर जब आपके पास तक आएगा तो सोचिए वो टमाटर पहले किसान के पास रहेगा, किसान उसको निकालेगा, फिर किसान अपने आसपास में जो भी मंडी रहेगी उस मंडी को या जो भी वहां का जो डीलर रहेगा उसको बेचेगा, फिर वहां से वो मंडी में जाएगा, फिर लोग उसको खरीदेंगे, फिर उनसे कोई छोटा व्यापारी खरीदेगा, फिर उनसे वैसे करेगा, फिर वो ट्रांसपोर्ट होगा। इसमें कितना समय लग जाएगा। अब इतना समय नहीं है, अब टमाटर की भी एक सीमा होती है कि भाई वो गल जाएगा या ना, मतलब सड़ जाएगा, या बोले तो जैसे ही वो पक जाता है, कोई भी चीज रहेगी ना, जब कंप्लीट रूप से पक जाती है ना, उसके बाद में उसकी सड़ने की प्रोसेस क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। इससे पहले स्टार्ट नहीं होती है। मतलब आधी पकी हुई जो चीज है वो कभी भी नहीं सड़ेगी। जब चीज पूर्ण रूप से मतलब पक जाएगी और पकने के बाद में उसमें जो सड़ने की जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट हो जाती है। एक्चुअल के अंदर मतलब जो भी मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि ये आपका टमाटर है या मान लीजिए ये आपका आम है। अब यानी केरी, आपने केरी देखी होगी। अब केरी के अंदर आपने देखा होगा, केरी को जब आप ऐसे दबा के देखते हो तो कितनी ज्यादा वो टाइट होती है। वो टाइट एक्चुअल के अंदर क्या करती है, जो मिडल लेमिलाई होती है, ये एक्चुअल में क्या होती है, मिडल लेमिलाई क्या होती है, काफी ज्यादा क्या होती है, कठोर होती है। ये जो मिडल लेमिलाई होती है यही क्या होती है, समय के अनुसार पकते रहती है। ये धीरे धीरे जैसे जैसे पकेगी, पकने का मतलब ये धीरे धीरे क्या होने लग जाती है, घुलने लग जाती है। पहले तो क्या रहेगी, सॉलिड रहेगी, फिर सॉलिड से धीरे धीरे क्या हो जाती है, लूज होने लग जाती है। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये आपकी मिडल लेमिलाई लूज होती है वैसे वैसे चीज पक जाती है, फिर यही खराब होती है और फिर धीरे धीरे फल फ्रूट जो भी होता है, टमाटर वमाटर, उसके अंदर कीड़े बीड़े लग जाते हैं। तो एक्चुअल के अंदर जो आपका फ्लेवर सेवर टमाटर है, इसको बनाने का मकसद
यही था कि ये जो मिडल लेमिलाई होती है इसको पकने में क्या लगा दी जाए, देरी लगा दी जाए, कि इसके अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज मिला दो कि भाई ये पकने में देरी लगा देंगे, जब तक मिडल लेमिलाई नहीं पकेगी तब तक फल नहीं सड़ेगा। तो वैज्ञानिकों ने क्या कर दिया कि मिडल लेमिलाई के पकने की जो समय था उस समय को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया कि भाई तेरे को धीरे धीरे पकना है ताकि अपना ट्रांसपोर्टेशन का काम क्या हो जाए, पूरा हो जाए, वो चीज क्या हो जाए, आगे जाके पक जाए। अब ये प्रोसेस कैसे होती है, सबसे पहले फल पकने की अपन प्रोसेस की बात करें। फल पकने की प्रोसेस की बात करें तो आप सबको पता है कि जो आपका डीएनए होता है, इस डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है। एमआरएनए से क्या बनती है, आपकी प्रोटीन बनती है, फिर प्रोटीन से आपके अमीनो एसिड वगैरह बन जाते हैं, वहां से वो फल पकने की प्रोसेस हो जाती है। अब जो आपका एमआरएनए से जो प्रोटीन बनती है वो प्रोटीन यहां पर कौन सी बनेगी, आपके यूरिनेज। जो आपका पॉलीग्लाइकोयूरिनेज होती है ये क्या करती है, ये जो पॉलीग्लाइकोयूरिनेज होती है ये एक्चुअल के अंदर क्या करेगी, जो मिडल लेमिलाई होती है उससे मिडल लेमिलाई को घोलने का काम करती है, बोल तो पॉलीग्लाइकोयूरिनेज होती है। यही एक्चुअल में क्या करेगी, फल को पकाने के अंदर रिस्पॉन्सिबल आपकी रहेगी। अब क्या किया गया कि यहां पर जो क्या किया गया, आरएनए एंटीसेंस जो आपकी तकनीकी है उस एंटीसेंस तकनीकी का यूज किया गया ताकि जो आपका पॉलीग्लाइकोयूरिनेज होता है इसको, मतलब ये जो पॉलीग्लाइकोयूरिनेज है इसकी जो प्रोसेस होती है इस प्रोसेस को क्या कर दिया गया, थोड़ा सा धीमा कर दिया गया। और इसकी प्रोसेस को धीमा कर दिया गया तो मिडल लेमिलाई होती है ये घुलना भी क्या हो गया, इसका घुलना भी क्या हो गया, कम हो गया, बोले तो धीरे हो गया। अब इसका घुलना धीरे हो गया तो फल हो गया, बोले तो आपका जो टमाटर है ये टमाटर पकने के अंदर भी क्या लगने लग गया, देरी लगने गया। इस तरह से वैज्ञानिकों ने क्या किया कि ये जो आपका पीजी था, इसको शॉर्ट फॉर्म में पीजी बोलते हैं, इस पीजी के पकने की जो दर थी इस दर को इन्होंने क्या कर दिया, काफी ज्यादा कम कर दिया। इसको कम कर दिया तो इसको पकने में क्या लगने लग गया, काफी ज्यादा टाइम लगने गया। और ये जो किस्म थी इसी को क्या बोला जाता है, फ्लेवर सेवर टमाटर के नाम से जाना जाता है। आई थिंक आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए अब अगला लास्ट आ जाता है आपका पेस्ट रेसिडेंट, आपका टोबैको, बोले तो पीड़ प्रतिरोधक तंबाकू। एक्चुअल के अंदर क्या था कि जो आपके निमेटोड्स होते हैं, अब निमेटोड्स के अंदर भी अपन बात करें, एक आपका निमेटोड आ जाता है मेलाइडोगाइन इनकॉग्निटा, जो आपका मेलोइडोगाइन इनकॉग्निटा, ये जो मेलाइडोगाइन इनकॉग्निटो होता है ये क्या करता है कि जो आपके तंबाकू वाले जो प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ रहेगी उस जड़ को ही मजबूत, मतलब जो आपकी जो नींव होती है उस नींव को या उस जड़ को क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। अब उस जड़ को यदि इसने कमजोर कर दिया तो प्लांट ग्रोथ भी नहीं कर पाएगा। इसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया, सेम वही जो आपका आरएनए एंटीसेंस तकनीकी है, आरएनए एंटीसेंस तकनीकी का यूज किया और तकनीकी का यूज करके क्या बना दिया, इसके प्रति क्या बना दिया गया, ये जो आपका निमेटोड्स का जो आपका मतलब जो आपका बैक्टीरिया था यानी जो आपका वोम था, सॉरी, इस वोम के प्रति इन्होंने क्या बना दिया, प्रतिरोध बना दिया। और इसी को क्या बोला जाता है, पीड़ प्रतिरोधक तंबाकू बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहां पर पीड़ कौन सा हो जाता है, पीड़ का मतलब किससे है, निमेटोड से आपका रिलेटेड हो जाता है, सूत्रकृमि से। और इसका नाम क्या है, ये जो आपका निमेटोड है सूत्रकृमि है, इसका नाम आ जाता है मेलाइनोगाइन आपका इनकॉग्निटा। ये क्या करता है, जो आपका टोबैको रहता है इसकी जो जड़ रहती है, रूट रहती है, उसको क्या करता है, ये संक्रमित करता है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए अब अपना आज का लास्ट टॉपिक आ जाता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आ जाता है मानव जीनोम प्रोजेक्ट। सबसे पहले इसमें क्या पूछा जाता है, इसमें यह पूछा जाता है कि ये स्टार्ट तो कब हुआ और ये खत्म कब हुआ। तो ये डेट आपको याद होनी चाहिए कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये आपका 1990 के अंदर शुरू हुआ था और 2003 के अंदर क्या हो गया था, ये आपका पूरा हो गया था। इसको प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए कितने साल का समय लिया गया था, 15 साल का समय लिया गया था। लेकिन अपने समय से काम सबसे पहले होने वाला जो प्रोजेक्ट है आज के इतिहास में, वो कौन सा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो अपने तय समय से भी लगभग 2 साल पहले क्या हो गया था, खत्म हो गया था। तो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में कितने साल का वक्त लगा था, 13 साल का समय लगा था। स्टार्ट कब हुआ था, 1990 में, खत्म कब हुआ था, 203 के अंदर। यह होता है आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसके स्टार्ट और खत्म होने की डेट। अब बात कर लेते हैं कि इसको स्टार्ट किसने किया था।
क्यों इसको स्टार्ट किया गया था? दो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि इसको स्टार्ट किसने किया। तो इसको स्टार्ट किया था कि अमेरिका की दो आपकी कौन सी थी कंपनियां थी। कौन कौन सी? एक तो आ जाता है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, जिसको डीओई के नाम से भी जाना जाता है, शॉर्ट फॉर्म में डीओई लिखा हुआ आ सकता है। कौन सा? डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। दूसरी थी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, जिसको एनआईएच के नाम से अपन जानते हैं, एनआईएच के नाम से। तो याद रखना दो ऑर्गेनाइजेशन थे। कौन सा था? एक डीओई, एक एनआईएच। इन दोनों ने मिलकर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट थी, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या किया था? कंप्लीट किया था। इसका गोल क्या था कि भाई क्यों ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया और क्या जरूरत पड़ी कि इतना जल्दी इस प्रोजेक्ट को खत्म भी कर दिया गया, मतलब एकदम पूरे डेडिकेशन से इसके ऊपर काम किया गया। तो एक्चुअल के अंदर इसका गोल क्या था? इसका गोल था कि जो आपका मानव होता है, ह्यूमन होता है, इस ह्यूमन के अंदर जो 3 बिलियन बेस पेयर की जो सीक्वेंस होती है, डीएनए की जो कंप्लीट सीक्वेंसिंग होती है, इस कंप्लीट डीएनए की सीक्वेंसिंग को क्या था? पहचाना था कि कौन सा जो सीक्वेंस रहता है वो किस, या कौन सा जो जीन होता है वो किस चीज के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। जो अलग अलग जो डिजीज होती है उस डिजीज को पहचानने के अंदर, क्योंकि कोई भी आपका जीन रहेगा ना, वो ही आपके हर एक चीज के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है कि इसके आंख का कलर कैसा हुआ, इसके हाथ ऐसे कैसे हैं, ये गोरा कैसे है, ये काला कैसे है, ये गेहुआ कलर का कैसे है, इसके अंदर ये डिजीज कैसे होगी। हर एक चीज के लिए एक कोई ना कोई जो जीन रहेगा वो क्या रहेगा? रिस्पॉन्सिबल रहेगा। उसको समझने के लिए ही ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट था, इस प्रोजेक्ट को एकदम जोरों शोरों से क्या किया गया था? स्टार्ट किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या था? गोल क्या था? इसका गोल था कि मानव डीएनए के लगभग 3 बिलियन जो बेस पेयर की जो सीक्वेंस होती है, उस कंप्लीट सीक्वेंस को एनालाइज करना, रीड करना क्या था? इसका पूरा उद्देश्य था। अब अपन पढ़ लेते हैं कि इसके आखिरकार क्या क्या उद्देश्य थे। उद्देश्य की बात करें तो पहला तो यही था जो अभी अपन ने बात की कि मानव डीएनए का जो सीक्वेंस था, बोल तो न्यूक्लियोटाइड्स थे, उन न्यूक्लियोटाइड्स के जो क्रम था उस क्रम का पता लगाना। इसके पहले जब तक ह्यूमन जीनोम ज्ञात नहीं था तब तक ये अनुमान लगाया जाता था कि जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, मतलब जो आपके न्यूक्लियोटाइड्स में जो आपके जीन होते हैं, मतलब आपके कंप्लीट शरीर में कितने जीन होंगे, इनकी संख्या एक्चुअल में पहले पता नहीं थी। एक्चुअल में पहले बस ये मानते थे कि भाई लगभग 80,000 से 1 लाख तक क्या हो सकते हैं? जीनों की संख्या हो सकती है। पहले ऐसा अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन जिस टाइम पे इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया गया, खत्म किया गया, तब पता चला कि एक्चुअल में इसकी संख्या इतनी है, जो थोड़ी देर में अपन बात कर लेंगे। लगभग 30,000 के समथिंग इसकी संख्या थी। आगे बात करें तो इसके साथ साथ जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, इसका उद्देश्य था कि अब जो भी सूचनाएं, जो भी डेटा है, इस डेटा को अपन ने देख तो लिया, पता तो चल गया, अब इस डेटा को क्या करना? स्टोर करना। और स्टोर करने के लिए अलग अलग जगहों पे क्या बनाना? डेटाबेस। जो भी डेटा आया है कि भाई इस सीक्वेंस के अंदर कितनी चीजें, क्योंकि इसके लिए डेटाबेस बनाना। यदि मान लीजिए इसको हाथों से लिखोगे तो मतलब अरबों के अंदर कॉपियां लग जाएगी, अरबों के अंदर क्या लग जाएंगे? पेज लग जाएंगे। अब ऐसे तो नहीं कि हर चीज को हाथ से लिख पाए, पॉसिबल भी नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए जगह जगह क्या बनाने पड़ेंगे? डेटाबेस बनाने पड़ेंगे, डेटा स्टोरेज करने वाली जगह बनानी पड़ेंगी। तो वो बनाने के लिए किया गया। इसके साथ साथ में जो भी एनालिटिकल जो इंस्ट्रूमेंट थे, उन इंस्ट्रूमेंट का मतलब अब जो भी ये सूचनाएं हैं, इन सूचनाओं का आप अध्ययन करना है, इनके ऊपर विश्लेषण करना है, तो उसके लिए भी कोई ना कोई यंत्र रहेगा, इंस्ट्रूमेंट रहेगा। उन इंस्ट्रूमेंट को बनाने के लिए भी क्या था? इसके आपका उद्देश्य था। इसके अलावा इन सूचनाओं का जो यूज है, उपयोग है, वो उपयोग चिकित्सा क्षेत्र में एंड जो आपका इंडस्ट्रियल जो रीजन रहेगा या ना खेती वगैरह रहेगी, उसके अंदर भी औद्योगिक रीजन रहेगा, उसके अंदर भी यूज करना क्या था? इसका मेन उद्देश्य था। इसके अलावा जो ELSI के जो मुद्दे हैं, इन मुद्दों को निवारण करना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ESIL का मतलब है इथिकल, लीगल, सोशल इश्यू को क्या करना? कंप्लीट रूप से खत्म करना, उनका निवारण करना भी क्या था? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के उद्देश्य थे। तो ये उद्देश्य काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इन उद्देश्य को आप याद रखिएगा। ये तो अपन ने उद्देश्य देख लिए। अब बात कर लेते हैं इसका आखिरकार रिजल्ट क्या निकला, क्या परिणाम इसका निकला। तो परिणाम ये निकला कि मानव डीएनए का जो कुल जीनोम होता है, वो जीनोम कितना होता है?
मतलब 3164.7 मिलियन बेस पेयर क्या होते हैं, कुल क्या होता है, जीनोम होता है। अब ये वाली जो स्लाइड है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन डेटा को आप याद रखेगा कि मानव डीएनए का कुल जीनोम कितना होता है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग 3164.7 मिलियन बेस पेयर होता है। जबकि कुल जो जीन थे वो जीन पहले मान रहे थे कि 80,000 से 1 लाख हो सकते हैं, लेकिन जिस टाइम पे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ उसके बाद में पता चला कि जो कुल जीन होते हैं उन जीनों की संख्या कितनी होती है, 30,000 से 35,000 के बीच में होती है। इसके अलावा इसमें यह भी पता चला कि जो ह्यूमन होता है, ह्यूमन का मतलब मेरा डीएनए ले लीजिए, आप अपना डीएनए ले लीजिए, इन दोनों डीएनए को अपन यदि मैच करेंगे तो लगभग 99.9% तक क्या हो जाएगा, मैच हो जाएगा। मैं सेम स्पीसीज की बात कर रहा हूं, ऐसे नहीं कि मेरा किसी मतलब गाय के साथ में करा लोगे, किसी और के साथ में करा लोगे, सेम स्पीसीज होना चाहिए। यदि ह्यूमन टू ह्यूमन अपने डीएनए को देखेंगे तो दोनों का डीएनए होता है ये लगभग 99.9% तक क्या होता है, आपका सेम होता है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के द्वारा पता चला। इसके द्वारा यह भी पता चला कि जो कोडिंग डीएनए होता है, यानी डीएनए को कोड करने वाली जो चीज होता है उसकी मात्रा तो क्या होती है, कम होती है। मतलब कोडिंग डीएनए की मात्रा तो कम होती है, जबकि जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है उसकी मात्रा क्या होती है, ज्यादा होती है। अब कोडिंग डीएनए की मात्रा कम है तो सीधी सी बात है कि कोड कौन करेंगे, यही तो आगे करेंगे प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह, तो इनकी संख्या तो क्या होती है, आपकी कम होती है। नॉन कोडिंग डीएनए की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। ये कोडिंग डीएनए क्या होता है, नॉन कोडिंग डीएनए क्या होता है, ये सब अपन ने जिस टाइम पे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ी थी तब अपन ने इन चीजों को अच्छे से देख लिया था। इसके अलावा जो जीन होता है, इस जीन की जो एवरेज साइज है वो साइज भी इसी प्रोजेक्ट के द्वारा पता चली, कितनी थी, लगभग 3000 बेस पेयर क्या थी, इसकी साइज थी। जबकि सबसे बड़ा जो जीन था वो कौन सा था, अक्स क्रोमोसोम आपका सबसे बड़ा जीन था, जिसको क्या बोला जाता है, मस्कुलर डायस्ट्रोफी इसको बोला जाता है। और ये कितना था, 2.4 मिलियन बेस पेयर आपका क्या था, ये वाला जो जीन था सबसे बड़ा था। और केवल क्या था, 2% जो जीनोम होते हैं वो प्रोटीन को ही क्या करते हैं, कोड करते हैं। ये भी इसमें पता चली कि लगभग क्या थे, 2% जो जीनोम होते हैं वो ही क्या करते हैं, आपका जो प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को क्या करते हैं, कोड करते हैं। ये सारी की सारी चीज इससे पता चली। अब अपन देख लेते हैं ह्यूमन जीनोम जो प्रोजेक्ट थे इसका रिजल्ट क्या निकला। यदि रिजल्ट की अपन बात करें, परिणाम की, तो नॉन कोडिंग डीएनए की मात्रा होती है ये क्या होती है, आपकी अधिक होती है, याद रखना। क्योंकि अभी अपन ने बात किया कि जो कोडिंग डीएनए होता है उसकी मात्रा कम होती है, जबकि नॉन कोडिंग डीएनए होता है इसकी मात्रा ज्यादा होती है। तो नॉन कोडिंग डीएनए की मात्रा ज्यादा होगी और इसी नॉन कोडिंग जो डीएनए होता है इसी को क्या बोला जाता है, रिपीटेटिव डीएनए या जंक डीएनए के नाम से इसको जाना जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आ जाता है, जंक डीएनए किसको कहेंगे, तो रिपीटेटिव डीएनए रहेगा या बोले तो नॉन कोडिंग डीएनए रहेगा, इसी को क्या बोलेंगे, जंक आपका डीएनए बोलेगा। और रिपीटेटिव कोडिंग भी जंक डीएनए मान लीजिए या नॉन कोडिंग डीएनए मान लीजिए, इसको ये बोल देंगे। इसके साथ साथ में जो आपका रिपीटेटिव डीएनए होता है ये गुणसूत्र यानी जो क्रोमोसोम की जो स्ट्रक्चर होती है इसको बनाए रखता है। और जो इवोल्यूशन की प्रोसेस होती है इस इवोल्यूशन की प्रोसेस के अंदर ही आपका जो रिपीटेटिव डीएनए होता है या बोले तो जो नॉन कोडिंग डीएनए होता है या जो जंक डीएनए होता है इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये दोनों के दोनों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा पॉइंट की बात करें तो ये 3 डेफिनेशन आपको यहां देखने को मिल रही होगी। पहला आ जाता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड आपका पॉलीमॉर्फिज्म या आपका एसएनपी क्या होता है। तो एसएनपी क्या होता है कि जो मानव का डीएनए होता है उसके अंदर लगभग 1.4 मिलियन जो आपके स्थान होते हैं वो ऐसे होते हैं जहां पर सिंगल न्यूक्लियोटाइड होते हैं। उन सिंगल न्यूक्लियोटाइड्स का क्या होता है, आपका अंतर होता है। और उन्हीं सिंगल न्यूक्लियोटाइड का जो अंतर होता है उसी अंतर को क्या बोला जाता है, एसएनपी बोले तो सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म के नाम से जाना जाता है। अगला आ जाता है सैटेलाइट डीएनए कि सैटेलाइट डीएनए क्या होता है। तो सैटेलाइट डीएनए क्या होता है, मानव डीएनए का वो भाग होता है जो अन्य डीएनए के भागों के घनत्व से क्या होता है, आपका भिन्न होता है। उसको क्या बोला जाता है, सैटेलाइट डीएनए बोला जाता है। और सैटेलाइट डीएनए होता है इनमें छोटे न्यूक्लियोटाइड्स का क्रम होता है, यानी छोटे मतलब इनमें छोटे न्यूक्लियोटाइड क्या पाए जाते हैं, क्रम के अंदर पाए जाते हैं। और यह नॉन कोडिंग डीएनए का क्या होता है, आपका भाग होता है। कौन से डीएनए का, नॉन कोडिंग डीएनए का ये
भाग रहेगा। जबकि बायो इन्फॉर्मेटिक्स क्या होती है, देखिए बायो इन्फॉर्मेटिक्स बोल तो कंप्यूटर एंड जो स्टैटिक्स होता है, इन दोनों का उपयोग करके अपन क्या करते हैं, जो जैविक सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती है, बोल तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स होती है, इनको क्या किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, संग्रहित किया जाता है, स्टोर किया जाता है, फिर इनका अध्ययन किया जाता है, इनकी स्टडी की जाती है, उसके बाद में इनका क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, उपयोग किया जाता है। यही जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स कहलाती है। ये अपन ने कंप्लीट देख लिया आपका जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट होता है। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट चीजें, जिस दिन आपका एग्जाम रहेगा उससे एक दिन पहले या उससे 15 मिनट पहले, 1 घंटे पहले, 2 घंटे पहले आप देखोगे तो आप इस स्लाइड को देख लीजिएगा। जो भी चीज मैंने आपको बताई है उनके अंदर से जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट चीजें आपको यहां देखने को मिल जाएगी कि जीनोम प्रोजेक्ट कब स्टार्ट हुआ, बेस पेयर कितने होते हैं, बड़ा जीन कौन सा होता है, स्मॉलेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है, लार्जेस्ट क्रोमोसोम कौन सा होता है, हर एक चीज मैंने आपको यहां पर बता दी है। इसके साथ साथ में ये अपने प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन है, एक बार इस एप्लीकेशन को भी विजिट है वो आप सबके सब जरूर कर लीजिएगा। ये और सोशल मीडिया से इनको भी आप फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ साथ में लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है एप्लीकेशन की, कि डायरेक्ट प्ले स्टोर पे जाइएगा और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट रहता है तो वो डाउट आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए फिर अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू।